अब हम अध्ययन करेंगे मत्स्य जनपद के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें हम राजस्थान का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने मुख्यतः पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पढ़ चुके हैं। ये तीन तरह के काल थे जो हमने अब तक अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हमने बात की थी पाषाण काल के बारे में, जिसमें बागोर था, बागोर वह प्रमुख केंद्र था। फिर उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख केंद्र कालीबंगा भी पढ़ लिया है। फिर ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं आहड़, गणेश्वर, बालाथल, हम इनका भी अध्ययन कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा यह जो चैप्टर है जिसमें हम लगभग 3 चैप्टरों के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ रहे हैं जिसमें हम अध्ययन करेंगे मत्स्य जनपद के बारे में। हम अब पढ़ेंगे जनपद काल, महाजनपद काल। महाजनपद क्या होता है, जनपद क्या है, मत्स्य जनपद क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बात की जाती है जनपद, मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य इनका नाम हो गया। अब जनपद में आपको बताता हूं क्या होता है। ऋग्वेद जो है वहां पर राज्य या राष्ट्र है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में मिला है वो है जन। ऋग्वेद में जो राष्ट्र है या राज्य है उसके लिए जो शब्द लिया काम में उन्होंने वो लिया है जन। जन शब्द उन्होंने उसके लिए प्रयोग में लिया है। फिर हम इसके बाद की बात करते हैं कि आखिरकार उसके बाद में क्या है। जन शब्द प्रयोग में ले लिया। अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी मैं समय भी साथ साथ में लिखता जाता हूं। ये बात कर रहे हैं हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब हम बात कर रहे हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल आ गया। फिर हम बात कर लेते हैं यहां पे महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है। ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, 599 से लेकर 500 ईस्वी, 599 से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय इनमें आता है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो जब 1500 से 1000 ईसा पूर्व समय था तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है राज्य और राष्ट्र का, परंतु उसके लिए जो शब्द काम में लिया है वो क्या है, जन। क्या शब्द काम में लिया है, जन। अब राज्य और राष्ट्र ये तो चीज है, सत्ता है, जिसको आज के संदर्भ में हम देखते हैं। तो आखिरकार ये तो इसके बाद में भी रहे, राज्य और राष्ट्र उसके बाद में भी है। तो आखिरकार राज्य और राष्ट्र को उत्तर वैदिक काल में क्या बोला गया है, आखिरकार राज्य और राष्ट्र को उत्तर वैदिक काल में क्या बोला गया, जनपद। क्या बोला गया, जनपद। महाजनपद काल है। तो महाजनपद काल को राज्य और राष्ट्र के लिए शब्द प्रयोग हुआ वो है महाजनपद, महाजनपद। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या है ये, ठीक है। जन, आखिरकार जन चीज वही है, राज्य राष्ट्र पहले जन कहा गया, राज्य राष्ट्र को फिर बाद में जनपद कहा गया, राज्य राष्ट्र को फिर महाजनपद कहा गया। पर इसमें जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। जो लोग होते हैं उनको यहां पर जन कहा जाता है, ठीक है। पद, पद शब्द है स्थान के लिए, और जो महा शब्द है वो विशालता के लिए या फिर आकार के लिए, ठीक है। जन, जन मतलब लोग, लोगों का समूह, जन, ठीक है, लोग। अब ऋग्वैदिक काल में हमने बात की थी राजनीतिक
अवस्था की जो वहाँ पे है, तो उस समय क्या जन लोगों का समूह था, कुछ कबीले लोग रह रहे थे। ऋग्वैदिक काल में कबीला व्यवस्था है, न कि कोई राज्य था, ठीक है। वो अपने में से किसी को चुन लेते थे और राजा बना देते थे। तो उस समय जन एक कह सकते हो कबीलों का समूह है। और उस समय ज़्यादातर लड़ाई होती थी आर्य अनार्य, आर्य अनार्य, ठीक है। फिर वहाँ पर उत्तर वैदिक काल, अब वो लोग क्या है, कबीले से क्या है, स्थायी तौर पर रहने शुरू हो गए। तो अब उन्हें क्या कहा जाने लगा, जनपद। अब क्या एक स्थान पे रहना है, स्थायी होना शुरू हो गया, स्थान पे रहना शुरू हो गए, तो वो क्या कहलाए, जनपद। अब क्या कहलाए, उन्हीं लोगों का समूह, एक स्थायी पद आ गया, स्थायीपन आ गया, और शासन व्यवस्था बनना शुरू हो गई, राज्य व्यवस्था बनना शुरू हो गई, अधिकारी नियुक्त होना शुरू हो गए, तो वो क्या बन गए, जनपद। अब बन गए वो जनपद। अब महाजनपद क्या है, 6ठी शताब्दी तक आते आते इन लोगों ने अपने शासन व्यवस्था में विस्तार कर लिया, अपने राज्य क्षेत्र में विस्तार कर लिया, और अब ये क्या बन गए, महाजनपद। तो इस प्रकार से 3 चीजें आई। कैसे हुई कि एक कबीले का समूह ऋग्वैदिक काल में, फिर कबीला स्थायी हुआ और छोटा सा राज्य स्थापित हो गया, जनपद कहलाए। और जब इन जनपदों ने एक दूसरे के आसपास के क्षेत्रों को जीता, अपनी व्यवस्था को बढ़ाया, तो ये क्या कहलाने लगे, महाजनपद कहलाने लगे। तो इस प्रकार से यह जनपद आए हैं। अब जो हम मत्स्य पढ़ रहे हैं, मत्स्य जनपद, तो यह हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल का, ठीक है। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यह चैप्टर है महाजनपद काल का। मत्स्य जो शब्द है, यह महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है। अब मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ है, यानी इससे जुड़े हुए साक्ष्य या कह सकते हो स्त्रोत कौन कौन से हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमें साक्ष्य या स्त्रोत कौन कौन से हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं कि मत्स्य जनपद से जुड़े हुए साक्ष्य क्या है और इससे मत्स्य जनपद से जुड़े स्त्रोत क्या है। अब जो साक्ष्य और स्त्रोत होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साक्ष्य और स्त्रोत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, एक साक्ष्य होता है विदेशी यात्रा विवरण, विदेशी यात्रा विवरण। और तीसरा है साहित्यिक स्त्रोत, साहित्य यानी लिटरेचर। विदेशी यात्री जो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना यहाँ पर कह सकते हो ये कह सकते हो ट्रेवलर डायरी। विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी वो, और फिर पुरातात्विक। ये 3 तरह के साक्ष्य होते हैं, 3 तरह के स्त्रोत होते हैं। अब हमें मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्त्रोत कौन कौन से हैं, आखिरकार हमें मत्स्य जनपद की जानकारी इनमें से कौन कौन दे रहा है। साहित्य की बात कर लें, वेद, पहली बात कौन कर रहा है, वेद कर रहा है। वेद में कौन कर रहा है, ऋग्वेद। कौन कर रहा है बात, ऋग्वेद कर रहा है। ऋग्वेद मत्स्य जनपद के बारे में सबसे पहले बोलता है। फिर उसके बाद में कौन बोल रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ बोल रहे हैं। आखिरकार इसके अतिरिक्त कौन बोलता है इसके बारे में, मत्स्य जनपद के बारे में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हमें बोल रहे हैं। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशितकी और शतपथ। कौशितकी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, ऋग्वेद है। ये 3 वैदिक साहित्य हमें इसके बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद में बताता है महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। फिर इसके अलावा इसमें अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है, अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये कुछ किताबें हैं जिनमें हमें मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है। अब आते हैं, ये तो वैदिक हो गया, हमारा हिंदू धर्म का साहित्य हो गया। अब इसके अतिरिक्त और कौन कौन है, वेदों में ऋग्वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथों में कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण हो गया, महाभारत हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अब इनके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं जिनका हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब और कौन से हैं, और हैं अंगुत्तर निकाय,
बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यह प्रमुख किताबें हैं जिनके अंदर हमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख किताबें हैं जिनके अंदर हमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं विदेशी यात्री की। तो जो वेनसोंग थे उन्होंने यहाँ का वर्णन किया है। वेनसोंग ने यहाँ के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर विदेशी यात्री हो गया वेनसोंग, उसने मत्स्य जनपद के बारे में लिखा है। उसने बोला कि मैं बैराट गया, मत्स्य जनपद की मैंने जगह देखी थी, वहाँ के आसपास के क्षेत्र को देखा था। वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में यहाँ का वर्णन किया है। वहाँ पे हम बात करें ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ कोशितक की शतपथ ब्राह्मण में, महाभारत, अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन किताबों के अंदर हमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। तो एक कह सकते हो रिटन रिकॉर्ड हमारे पास काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं हम पुरातत्व की। तो पुरातत्व की बात करते हैं तो हमें यहाँ से मिले भांड, मिट्टी के बर्तन, बहुत से मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से मिले और चमकीले मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर हमें यहाँ पर स्थापत्य दिखाई दिया। स्थापत्य मतलब यहाँ पे बनी बनी बिल्डिंगें मिली है। कैसे मिली है? यहाँ पे हमें घर मिला है, चैत्य मिला था, विहार मिला है। हम बैराट का कर चुके हैं पहले, बैराट राजधानी है मत्स्य जनपद की, ठीक है। तो स्थापत्य के तौर पे हमें मिट्टी के यहाँ पे मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। फिर हमें चैत्य, विहार इत्यादि हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हमें यहाँ पे मिले सिक्के, यहाँ पे हमें सिक्के ही प्राप्त हुए। किस किस के प्राप्त हुए हैं? हमें पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए, इंडो ग्रीक शासकों के प्राप्त हुए हैं, मिनांडर के प्राप्त हुए हैं, मुगल सिक्के भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इसके अतिरिक्त मृतभांड हो गया, स्थापत्य हो गया, सिक्के हो गए। यहाँ पे हमें अभिलेख भी प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या अभिलेख भी प्राप्त होता है। कौन सा है? भ्राभू शिलालेख। यहाँ पर से हमें कौन सा शिलालेख मिला? भ्राभू शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक तरह से अभिलेख हमें यहाँ से मिल रहा है, सिक्के हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले हैं। स्थापत्य के तौर पे यहाँ पे चैत्य विहार प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें आभूषण भी मिले हैं और तरह की चीज़ें भी मिली हैं। तो वो सब ये डिस्कस करती हैं कि आखिरकार मत्स्य जनपद काफ़ी प्राचीन क्षेत्र था। अब हमें मत्स्य जनपद के बारे में जो जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत हैं या जो हमें आइडेंटिफाई करवाए कि मत्स्य जनपद जैसी कोई जगह थी या ऐसा कोई जनपद था, तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास में वैदिक साहित्य भी है, विदेशी यात्री विवरण भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। तो हमारे पास देखा जाए तो हर तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त है। हमें मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी है। कुछ तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और कुछ हमें साहित्य के आधार पर मत्स्य जनपद का वर्णन कर सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। साहित्यिक तौर पे वेदों में ऋग्वेद, कौशितक की शतपथ ब्राह्मण, फिर इसके बाद में महाभारत, महाभारत के बाद में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद में अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय के बाद में भगवती सूत्र, ये हमारे साहित्यिक स्रोत हुए। फिर इसके बाद में विदेशी यात्री विवरण में ह्वेनसोंग है जिन्होंने इसका वर्णन किया है। फिर इसके बाद में पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से मिले हैं, स्थापत्य के तौर पर चैत्य विहार, सिक्के में मिले हैं, पंचमार्क, इंडो ग्रीक, मिनांडर और पुरातात्विक इन साक्ष्यों के साथ में हमें अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ है? हमें भ्राभू शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इन साक्ष्यों, इन सबूतों के आधार पर हम मत्स्य जनपद का उल्लेख कर सकते हैं, मत्स्य जनपद के बारे में हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हो गया मत्स्य जनपद के साक्ष्य हो गया। पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है इसके साक्ष्य या स्रोत, पहला हो गया। अब इसके बाद में हम करते हैं इसका क्षेत्र, आखिरकार ये इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, यह जो इसका जो क्षेत्र है वो है जयपुर, अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र तक यह बसा हुआ था। जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन जो राजस्थान के इन 3 जिलों में यह मत्स्य जनपद फैला हुआ था। अब इस क्षेत्र में राजधानी क्या है इसकी? आखिरकार इसकी राजधानी क्या है?
इसकी राजधानी है बैराठ या फिर कह सकते हो विराट। तो यह जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र में प्राचीनतम जनपद था। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ थी। बैराठ इसकी राजधानी थी। विराटनगर इसकी प्रमुख राजधानी थी। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं कि बैराठ इसकी राजधानी हो गई। अब हम इसका आगे का वर्णन करें कि बैराठ हो गई। अब बैराठ के बाद में और क्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, तो अब हम बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। पड़ोसी राज्यों के बारे में तो जो इसके दक्षिण भाग है, यानी मत्स्य जनपद के नीचे का हिस्सा, वो किस जनपद के अंदर था? शाल्वगढ़ था। यानी वहां पर उस समय जो मत्स्य जनपद है उसके नीचे का जो भाग है, उसके नीचे का जो हिस्सा है, दक्षिणी भाग जो है, वह मुख्य रूप से किसके हाथ में था? शाल्वगढ़ के पास में। ठीक, शाल्वगढ़ के पास में था। दक्षिण का जो भाग है वो शाल्वगढ़ के पास में था। ऊपर उत्तर में और पूर्व दिशा में कौन थे? पुरु जनपद था। और जो पश्चिम है, पश्चिम क्षेत्र में कौन थे? यदुवंशी तो पहले मथुरा के आसपास के क्षेत्र में भी थे। तो हम कह सकते हैं कि इसके दक्षिण पूर्व में भी थे और पश्चिम भाग में भी। दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा में यदु थे। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पुरु थे और दक्षिण में शाल्व थे। कैसे थे? यहां पर हुआ मत्स्य। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र हो गया, मत्स्य क्षेत्र हो गया। अब इसके ऊपर पुरु राज्य, यहां पर यदु, यहां पर शाल्व। ठीक है, कहा जाता है बाद में यदुवंशियों का आगमन पश्चिम राजस्थान में हो गया। यदुवंशी बाद में पलायन करके पश्चिम राजस्थान आ गए। तो इसलिए कई बार बोला जाता है यदु जो थे वो पश्चिम राजस्थान में रहते थे, परंतु प्रारंभ में वह महाभारत काल में कहाँ पे यदुवंशी रहते थे? मथुरा में। मथुरा में रह रहे थे पहले यदुवंशी, बाद में ये पलायन करके कहाँ गए? पश्चिम की ओर आ गए। शाल्वगढ़ के जो लोग थे, शाल्वगढ़ के जो लोग थे वो कहाँ निवास कर रहे हैं? शाल्वगढ़ के लोग दक्षिण भारत में निवास कर रहे हैं। ठीक है, और पुरु कहाँ है? उत्तर भारत में निवास कर रहा है। तो इस प्रकार यह प्रमुख राज्य रहा। जब यदुवंशी यहाँ पर पश्चिम की ओर आ गए तो यहाँ पर जो दूसरा राज्य था पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, वो उदरा चेदी। ठीक है, फिर मत्स्य जनपद का यदुवंशी के बाद में जो नया पड़ोसी था वो कौन था? चेदी गणराज्य। ठीक है, तो चेदी भी उस समय का राज्य रहा। तो इसके जो पड़ोसी हैं वो मुख्यतः यदु हो गए, पुरु हो गए, शाल्व हो गए और चेदी थे। इसके अतिरिक्त कौन से थे? चेदी। ठीक है, तो इस प्रकार यह राज्य आसपास में थे। उस समय जो मत्स्य जनपद था उसके दक्षिण में शाल्व, उत्तर पूर्व में पुरु, दक्षिण पश्चिम पूर्व था या दक्षिण पूर्व था, उस क्षेत्र में यदुवंशी। पश्चिम क्षेत्र में बाद में पलायन कर गए, पहले दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रह रहे थे और फिर इसके बाद में चेदी। तो यह इसके पड़ोसी राज्य थे। तो चेदी, यदु, पुरु और शाल्व, यह क्या है? यह गणराज्य और यह जो जनपद है यह मत्स्य जनपद के पड़ोसी थे। ठीक है, मत्स्य जनपद कहाँ तक फैला हुआ था? जयपुर, भरतपुर, अलवर, और इसकी राजधानी थी बैराठ। विराटनगर इसकी प्रमुख राजधानी थी। तो एक उस समय का बहुत बड़ा क्षेत्र यह था। अब हम बात करते हैं इसकी शासक या सत्ता के बारे में बात करते हैं। आखिरकार यहाँ पे शासक और सत्ता किस प्रकार से रही। तो शासक, सत्ता या शासन के बारे में हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसका दूसरा जो सरल शब्द है शासन के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इस समय यहाँ पर किसने शासन किया है, आखिर किन लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। तो शासन के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, आखिरकार शासन कैसा रहा। मत्स्य जनपद में जो शासन है वह मुख्य रूप से इस प्रकार से रहा कि आखिरकार मत्स्य जनपद के लोगों को
यानी बहुत कम वर्णन भारतीय इतिहास में मिलता है। शासन के तौर पे मत्स्य जनपद का बहुत ही कम वर्णन हमें दिखाई देता है। बहुत कम वर्णन किस कारण दिखाई देता है, इसकी चर्चा मैं करता हूँ। शासन सत्ता का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन शासन के बारे में। ऋग्वेदिक शासन कालीन शासन में क्या मिलता है कि ऋग्वेद में और कोशितकी और शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। पहली चीज तो हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, फिर इसके बाद में शतपथ और कोशितकी ब्राह्मण में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आखिरकार यह चीजें हो गई, हमें उल्लेख मिल रहा है ऋग्वेद में और इसके बाद। अब यहां पर बात की ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है सुदास के पक्ष में। राजा जो सुदास थे उन्होंने 10 राज्य युद्ध लड़ा था। सुदास ने 10 राज्य युद्ध लड़ा था। यह आर्य व अनार्य युद्ध था। ठीक है, आर्य अनार्य युद्ध था। ठीक है, 10 राज्य युद्ध में 10 राजा और इधर सुदास थे। अब ये 10 राजाओं से 5 राजा तो आर्य थे और 5 अनार्य थे। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि जो 10 राज्य युद्ध हुआ था, उस 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। जब 10 राजाओं का युद्ध हुआ तो उन 10 राजाओं के समूह में 5 राजा तो आर्य थे, 5 राजा अनार्य थे। 5 राजा आर्य थे, 5 अनार्य थे। इनमें जो 5 राजा आर्य थे, इनमें से एक राज्य था मत्स्य। इनमें से एक राज्य था मत्स्य, अर्थात मत्स्य आर्य राजा था। मत्स्य राज्य पे आर्यों का शासन था और मत्स्य राज्य ने सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मत्स्य राज्य ने क्या है, सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। आखिरकार इस युद्ध में पराजित होते हैं ये 10 राजा, परंतु इस युद्ध में मत्स्य जनपद ने भाग लिया था। तो इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि मत्स्य जनपद पर शासन किसका है, आर्यों का है। ठीक है, और यह उस समय एक बहुत बड़ी राजतंत्र वाली व्यवस्था का भाग था। यहाँ का राजा शक्तिशाली था, नहीं तो ये सुदास के विरुद्ध युद्ध नहीं करता। ठीक है, तो उस समय का वर्णन हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहला जो वर्णन मिलता है वो राजा सुदास के लिए मिलता है। राजा सुदास के लिए हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि राजा सुदास से उन्होंने युद्ध लड़ा है। फिर कोशितकी और शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ और कोशितकी ब्राह्मण में ये दोनों क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ध्वसन द्वैतवन, ध्वसन द्वैतवन व्यक्ति का उल्लेख है। शतपथ और कोशितकी ब्राह्मण ग्रंथों में ध्वसन द्वैतवन का उल्लेख है, जो कि क्या है, मत्स्य जनपद का राजा है। मत्स्य जनपद का राजा है। तो इन दो पुस्तकों में हमें क्या है, ध्वसन द्वैतवन में एक राजा के तौर पे उल्लेख मिलता है और मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अब मत्स्य जनपद में इसका उल्लेख क्यों मिलता है, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ध्वसन द्वैतवन ने, जो कि मत्स्य जनपद का राजा था, उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस कारण शतपथ ब्राह्मण और कोशितकी ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। कोशितकी और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। इसके बाद में जो मनु संहिता है, मनु संहिता है, उसमें भी इसका उल्लेख है। मत्स्य जो जनपद है उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। ब्रह्म ऋषि देश का भाग कहा गया है। ब्रह्म ऋषि देश का भाग किसे बताया गया, मत्स्य जनपद को। तो मनु संहिता में भी क्या है, मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है और उसे ब्रह्म ऋषि देश का होना बताया जाता है। तो इस प्रकार मनु संहिता में मत्स्य जनपद को ब्रह्म ऋषि देश यानी आर्य बताया गया है। फिर वहीं शतपथ और कोशितकी ब्राह्मण में हमें ध्वसन द्वैतवन का उल्लेख मिलता है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और इसने अश्वमेध यज्ञ
किस तौर पे किया? क्योंकि ये एक राजा था मत्स्य जनपद का, और सुदास का हमें उल्लेख मिलता है। सुदास का उल्लेख क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने दशराज्य युद्ध में मत्स्य जनपद के राजा को पराजित किया था, तो इसलिए हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब हम वर्णन करते हैं महाभारत कालीन। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद। आखिरकार महाभारत के समय मत्स्य जनपद कैसा था, हम इसका वर्णन करते हैं। आखिरकार महाभारत काल में मत्स्य जनपद किस रूप में था? मत्स्य जनपद जब महाभारत काल में था तो बहुत ही अलग रूप में हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है कि महाभारत में जो वर्णन है वो है कौरवों और पांडवों का। ठीक है, कौरवों और पांडवों का। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। पांडवों को वनवास मिला। पांडवों क्या मिला? वनवास मिला। तो जब इन्हें वनवास मिला तो 1 वर्ष का इन्हें अज्ञातवास मिला था। 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो यह अज्ञातवास इन्होंने कहां व्यतीत किया? मत्स्य जनपद में व्यतीत किया। 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्होंने कहां व्यतीत किया? मत्स्य जनपद में व्यतीत किया, जिनमें इन्होंने अलग अलग पदों पर कार्य किया था। सभी ने अलग अलग पदों पर कार्य किया। भीम जहां पर क्या है कि एक तरह से कह सकते हो आपकी वो खाना बनाने वाला बावर्ची बन गया। जो युधिष्ठिर थे वो राजा के सलाहकार बन गए। जो अर्जुन है वह एक नृत्य सिखाने वाले और एक तरह से मिल गया, क्योंकि उनको किन्नर बना दिया गया। बाद में किन्नर बन गए थे 1 वर्ष के लिए वह। और फिर 2 उनके भाई जो नकुल और सहदेव थे उन्होंने घुड़शाला में काम करना शुरू कर दिया, तो घुड़सवार का काम करने लगे। तो इस प्रकार इन्होंने भाइयों ने अलग अलग काम किए मत्स्य राज्य में रहकर। इस कथा का वर्णन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया इन्होंने। अब इनका अज्ञातवास जो है वो टूटता कब है? अज्ञातवास टूटता है जब यहाँ पर कौरवों का आक्रमण होता है। कौरवों का आक्रमण, तो कौरवों का आक्रमण मत्स्य जनपद पे होता है, तब इनका अज्ञातवास टूटता है। इस प्रकार यह मत्स्य जनपद में प्रकाशित होते हैं कि आखिरकार यह पांडव है। इससे पहले जो मत्स्य जनपद के राजा हैं उन्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ पर ये काम करने वाले लोग पांडव थे। तो इस प्रकार जो क्या हुआ, इनका हुआ। अब जो 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय है, इस समय एक प्रमुख व्यक्ति है कीचक। कीचक व्यक्ति था जो कि विराट के राजा का साला था। विराट के राजा का साला था यह। तो इसने क्या है, द्रौपदी से छेड़छाड़ी की थी। छेड़खानी करने के कारण क्या है, भीम ने इसकी हत्या कर दी थी। तो कीचक की हत्या छेड़खानी के कारण हुई, यह वर्णन भी हमें यहाँ पर मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि जो विराट या मत्स्य जनपद की राजकुमारी थी उत्तरा, उसको नृत्य और अन्य कलाओं में निपुण करने का काम किसका था? निपुण करने का काम था अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य सिखाता था, गायन सिखाता था। अब हम बात करते हैं आगे कि यह काम वहां पे हो रहे थे, अज्ञातवास टूट जाता है, फिर सामने आ जाते हैं कि आखिरकार यह पांडव है। अब क्या होता है कि पांडवों का हो गया, तो राजकुमारी उत्तरा का जो विवाह है वो करवा दिया जाता है अभिमन्यु से, क्योंकि अब तो ये पता चल चुका ना ये पांडव है। तो पांडव पता चल गए, तो उसके बाद में उत्तरा का विवाह करवा दिया जाता है अभिमन्यु के साथ में, और यही उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी बनती है। अब अभिमन्यु जब से शादी होती है तो एक राजकुमार के तौर पे इनकी शादी होती है। तो इस तरीके से क्या है, एक वैवाहिक संबंध मत्स्य जनपद के साथ स्थापित हो गया। अब मत्स्य जनपद के वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण क्या है कि मत्स्य जनपद ने महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया। महाभारत के युद्ध में मत्स्य जनपद क्यों भाग ले रहा है? क्योंकि अब उनकी पुत्री का विवाह उनके घर में हो चुका है। तो इससे क्या है, वह अपने कैसे संबंधियों का सहयोग कर रहे थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था।
अब यह भाग किस रूप में लिया है? महाभारत में हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है कि इस समय एक ऐसी घटना घटित होती है कि मत्स्य जनपद के जो 3 प्रमुख उनके पुत्र थे, मत्स्य जनपद के जो राजा के 3 बेटे थे, उन तीनों बेटों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब 3 बेटों ने उस समय भाग लिया था इस युद्ध में, और यह 3 बेटे कौन से थे? एक का नाम था उत्तर, एक का नाम था श्वेत और एक का नाम था शंख। उत्तर, श्वेत और शंख, यह 3 लोगों ने उस समय क्या है, महाभारत युद्ध में भाग लिया और इनके प्राण भी वहां पर निकल गए, यानी ये मारे गए। तो महाभारत युद्ध में मत्स्य जनपद ने पांडवों का पक्ष लिया। उत्तर, श्वेत, शंख 3 राजकुमार उस समय यहाँ पर मारे गए, और अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। इस युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, इनका हो गया। अब जो ये उत्तरा है, इनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं परीक्षित। इनके गर्भ से कौन उत्पन्न होते हैं? परीक्षित। अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, और यही परीक्षित क्या बोला जाता है? कलयुग का पहला राजा। कलयुग का पहला राजा परीक्षित को माना जाता है। परीक्षित के समय से ही कलयुग का प्रारंभ हुआ है। तो महाभारत युद्ध की समाप्ति पश्चात पांडवों का राज्य आ गया, और परीक्षित उत्तरा का पुत्र था, और यही आगे जाके शासक बनता है। तो इस प्रकार यह चीज डिसाइड होती है कि आखिरकार किस प्रकार शासन व्यवस्था में कौन आ रहा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो जाती है, और इस प्रकार मत्स्य जनपद के साथ में काफी लंबे समय तक पांडवों का संपर्क रहा, और मत्स्य जनपद काफी समय तक महाकाव्य काल में पांडवों का सहयोगी और मित्र बन के रहा। अब काफी समय तक मित्र रहने के बावजूद आखिरकार इनके बीच में कोई टकराव नहीं हुआ। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता है। आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर, फिर जो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।